Hello everyone. There was a huge gap in between the lectures. काफी गैप लग गया आपके लेक्चर्स के बीच में पार्ट टू आने में और रिकॉर्ड करने में। तो आज बात करते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स चैप्टर टू है ये एविडेंस एक्ट में। बीएसए के कॉरेस्पॉन्डेंस में हम इसको देख लेंगे, बट फैक्ट्स डिस्कस करने से पहले कि फैक्ट क्या होते हैं, देखिए फैक्ट का मीनिंग हमने बचपन से पढ़ा है। ओके, कि फैक्ट्स होते क्या हैं। फैक्ट्स आर नथिंग बट द कनेक्टिंग डॉट्स कनेक्टिंग डॉट्स वो फैक्ट जो सूत्रों के आधार पे होते हैं, जो आपको एक एक जिस्ट देते हैं। जिस्ट आई मीन टू से कि प्रकाश डालते हैं चीजों पे, उनको उजागर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फैक्ट्स। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में लेमन टर्म्स में अगर हम बात करें तो फैक्ट्स उन्हीं को बोलेंगे। ओके, बट इस फैक्ट्स या रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स या फैक्ट्स एंड इशू को समझने से पहले आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी, which is a Supreme Court case. It is Santosh Kumar Singh versus State through CBI on 6 अक्टूबर 2010। इस स्टोरी को आप समझेंगे, कहानी की तरह पढ़ेंगे, उसके बाद हम फैक्ट्स पर बात करते हैं कि इस कहानी के फैक्ट्स क्या थे, इस कहानी में होता क्या है, क्या रोमांचकारी पड़ाव आते हैं। तो देखिए कहानी है संतोष सिंह के बारे में, which is here. He is the main accused in that case, main accused, and this is and she is Priyadarshini Mattu. Okay. तो होता क्या है, दे बोथ वर द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लॉ फैकल्टी के ये लोग स्टूडेंट्स थे। जो ये संतोष सिंह है, ही हैड बीन पास्ड आउट, ये इसके पहले ही अपना पास आउट हो चुका था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड द प्रियदर्शिनी वाज कंटिन्यूइंग, प्रियदर्शिनी जो थी वो कंटिन्यू कर रही थी अपना कॉलेज। तो होता क्या, सीनियर जो है वो अब कॉलेज में पढ़ा हुआ है, कॉलेज में आता जाता है, कोई काम नहीं है। उसका कहना ये था कि वो एलएलएम कर रहा है, बट अब जूनियर कॉलेज में आपका क्या काम, जूनियर विंग में आपका क्या काम। तो अब ये होता क्या, सिंपल सी बात है, अब ये संतोष सिंह की नजर पड़ती है प्रियदर्शिनी मंटू पे। तो प्रियदर्शिनी के पीछे पीछे आता है, and he tries to impress her, he tries to manipulate her, बट होता क्या, प्रियदर्शिनी इम्प्रेस नहीं होती, वो नहीं मानती। तो इन दैट केस इस बंदे का ईगो हर्ट हो जाता है कि नहीं, कैसे नहीं मानी। ओके, तो इन नटशेल स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। इट वाज अ किलिंग, इट वाज अ रेप एंड मर्डर केस, हॉरिफिकली एंड ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली। तो संतोष सिंह इसमें मेन कल्प्रिट प्रूवन होते हैं, गिल्टी प्रूव होता है इन द चार्ज ऑफ मर्डर ऑफ प्रियदर्शिनी एंड रेप केस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये दोनों छात्र थे, ये सीनियर था एंड प्रियदर्शिनी वाज स्टडीइंग। तो डेली उसका पीछा करना, भी अगर प्रियदर्शिनी क्लास में है तो उसके बाइक पे उसका वेट करना, चेस करना। तो ये सबसे तंग आके प्रियदर्शिनी हैड फाइल्ड अ कंप्लेंट। प्रियदर्शिनी ने कंप्लेंट फाइल कर दी। लेट मी, होता गया, प्रियदर्शिनी एक कंप्लेंट फाइल करती है संतोष सिंह के अगेंस्ट कि मुझे चेस कर रहा है, मेरा पीछा करता है, जबरदस्ती मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। सो इन दैट रेस्पॉन्स, अब ये संतोष सिंह जो था, he was a son of a ब्यूरोक्रेट का बेटा था ये। इसके फादर काफी अच्छी पोजीशन पे थे, काफी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे थे। सो कंप्लेन का इसे पता चल जाता है मेन अक्यूज को, हमारे को, संतोष सिंह के अगेंस्ट एक कंप्लेंट आई है विच इज बीन फाइल्ड बाय द प्रियदर्शिनी मट्टू। तो प्रियदर्शिनी जब कंप्लेंट फाइल करती है एंड इन दैट उसका जो इम्पैक्ट होता है, तो प्रियदर्शिनी को एक पीएसओ, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, अपॉइंट हो जाता है। ओके, जो ऑफिसर है वो, उसकी ड्यूटी थी कि उसके साथ में रहे इन ऑर्डर टू डिफेंड हर फ्रॉम ऑल दीज चेजेस एंड दिस डिस्टर्बिंग एलिमेंट से उसको प्रोटेक्ट करके वो रखे पीएसओ अपॉइंट कर देता ऑन द बिहाफ ऑफ द कंप्लेंट शी मेड। ठीक है जी, यहाँ तक स्टोरी चलती है। अब होता क्या है, वन वन डे, एक दिन क्या होता है, प्रियदर्शिनी के पेरेंट्स
जो थे वो किसी कोर्ट में जाते हैं, आई गेस इट वाज द्वारका कोर्ट और समवेयर एल्स, आप केस में पढ़ लीजिएगा। तो किसी काम से कोर्ट में जाते हैं, तो प्रियदर्शिनी ऑल्सो वेंट टू द कोर्ट, बट वहां से वो कोर्ट से वापस आ जाती है। कोर्ट में उसके दोनों पेरेंट्स थे, दोनों आई मीन मदर एंड फादर, दे बोथ वेर इन द कोर्ट। किसी काम से थे, किसी केस के रिलेटेड गए होंगे। आफ्टर दैट प्रियदर्शिनी ऑल्सो विजिट्स दैट कोर्ट। ओके, उसके बाद फिर वो घर वापस आ जाती है एंड शी आस्क्ड टू पीएसओ कि आपका अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ टाइम के लिए अपना ब्रेक ले लीजिए। ओके, टेक ए ब्रेक। आप पीएसओ को बोलती कि अभी आपका कोई काम नहीं है, आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं इन दैट केस। सो वही, दैट वाज द पॉइंट ऑफ वेयर द दिस इंसिडेंट हैपेंड। तो शाम को अराउंड 3 से 4 या 5 से 6 बजे की ये घटना है। अब होता क्या, प्रियदर्शिनी के पेरेंट्स जो है वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में होते हैं किसी काम से, और प्रियदर्शिनी शी वाज अलोन एट होम, वो घर पे अकेली होती है। तो अब इस बात का फायदा उठा के द जो अक्यूज्ड है संतोष सिंह, ही एंटर्ड इन द हाउस। ही एंटर्ड, अब देखिए यहां से स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। ही एंटर्ड इन द हाउस। इनका एक घर था प्रियदर्शिनी का, जिसके एक बैकडोर एंट्री थी, जिसके पीछे एक बैकडोर एंट्री थी, वहां से वो एंटर होता है। ओके, एंटर होता है एंड इन बिटवीन 5 to 6 ये सारा इवेंट हो जाता है, विच वॉज मर्डर एंड रेप। ओके, अब ऐसा होता है, तो जब ये इंसिडेंट होता है तो देयर वाज वन सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड उसे जाते हुए देखता है, जाते हुए देख लेता है उसको जब वो घर से निकल रहा होता है। तो ये एक फैक्ट हो गया कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा था। एंड आफ्टर दैट पता तो चल ही जाता है कि हाँ, देयर इज अ लेडी इज बीन किल्ड, एक लेडी का मर्डर हो गया है, मर्डर एंड रेप। तो अब होता क्या है, अब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। मेन कल्प्रिट, मेन जो अक्यूज है वो कौन है इसमें, संतोष सिंह। अब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले पीएसओ भाई साहब जो थे, पीएसओ अपना स्टेटमेंट देते। पीएसओ सेड कि मैंने इतने इतने बजे मैंने प्रियदर्शिनी को घर पे छोड़ा था एंड शी आस्क्ड मी टू लीव। इतने बजे वो पीएसओ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं कि हम कोर्ट में थे एंड ड्यूरिंग सच दैट दिस इंसिडेंट वुड हैव बीन हैपेंड, शायद उस दौरान ये हादसा हुआ है। उसके बाद फिर डीएनए टेस्टिंग, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है that प्रियदर्शिनी को चोक किया गया था। शी वाज चोक्ड विथ अ हीटर वायर। हीटर वायर नंबर 1, पहला तो ये इंजरी थी कि गला दबा के हत्या की गई है। उसके बाद शी हैव बीन हिटेड हार्ड, उसको एक हेलमेट से बैक टू बैक पंचेस किए गए हैं, रिपीटेडली उसको हेलमेट से मारा गया है। ओके, सो दिस वाज द थर्ड फैक्ट। तीसरा फैक्ट हो गया, ओके, हेलमेट से पंच किया गया, which which caused उसका रिब्स में फ्रैक्चर, उसका रिब्स फ्रैक्चर हो जाता है। मल्टीपल इंजरीज रिपोर्ट होती हैं एज पर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड डीएनए प्रूव्स दैट। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आता है कि उसका रेप हुआ था। ओके, सीमन जो था, सीमन बॉडी में पाया गया है। ओके, so this was the horrific story which I was referring myself to tell you। मैं खुद को रोक रहा हूँ कि ज्यादा डिटेल में जाने में, but we are discussing it just to know that how the facts is being collected, कि facts को कैसे लिया जाता है। तो हेलमेट से मारा गया, रिब्स फ्रैक्चर हो गए, और उसके बाद सीमन भी मिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, डीएनए रिपोर्ट भी आई। डीएनए रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो प्रियदर्शिनी के
जो नेल्स थे उसमें स्किन टिश्यूज मिले, जो स्किन के टिश्यूज होते हैं वो। ठीक है, स्टोरी सो फार। नाउ अब शक जाता है किसके ऊपर? संतोष सिंह के ऊपर। किसके बिहाफ पे? द कंप्लेंट शी हैव मेड, जो कंप्लेंट उन्होंने फाइल करी होती है। अब संतोष सिंह से इंक्वायरी होती है, पुलिस पहुंचती है। अब संतोष सिंह टुक द प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई, कि मैं वहां पे था ही नहीं, मैं लाइब्रेरी में था, मैं लाइब्रेरी में था। उसको कहता कि मैं लाइब्रेरी में था उस टाइम में, मैं 5 से 6 बजे, 6:30 बजे के बीच में मैं आई वॉज समवेयर एल्स, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट, मैं उस घर के आसपास भी नहीं था। तो लाइब्रेरियन को बुलाया जा रहा है। आई थिंक इट वाज अ लॉ फैकल्टी, ये सीपी पे लोकेटेड है, ये कनॉट प्लेस पे दिल्ली में आता है। तो वहां ये जगह पे शायद एलएलएम की स्टडी के लिए, या फिर मेरे आई बिलीव देयर वाज अ लाइब्रेरी। तो वहां पे ये टाइम जो है, जो लाइब्रेरियन था, संतोष सिंह से पूछताछ में ये फैक्ट निकलते हैं कि जो लाइब्रेरियन था संतोष सिंह इंसिस्टेड हिम कि तुम टाइम जो है वो 6:30 बजे का डालो। पहुंचा वो आई थिंक 7:30 बजे था। तो इंसिडेंट हुआ है, ही फोर्स्ड, संतोष सिंह फोर्स द लाइब्रेरियन कि भाई तुम जो है टाइम ये वाला डाल दो। बट लाइब्रेरियन रिफ्यूज, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये टाइम ये मैं नहीं डालूंगा। एंड ही नोटेड इन द ही मार्क द एंट्री ऑफ संतोष सिंह इन द रजिस्टर। पहले वो बायोमेट्रिक सिस्टम वाला नहीं था ना। ओके, तो फैक्ट नंबर 4। ठीक है, अगेन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी, हेलमेट जो था पुलिस को मिल जाता है। अब पुलिस पूछती है कि इसमें जो हेलमेट का वाइजर है, हेलमेट का वाइजर वो टूटा हुआ था। टूटा हुआ वाइजर, वाइजर क्या होता है? देखिए, जैसे हेलमेट है, इसके आगे जो ग्लास होता है, ठीक है, ये हेलमेट, इसके आगे जो ग्लास वाला पोर्शन होता है दैट इज वाइजर। इट वाज ब्रोकन, वो टूटा हुआ था। एंड उसके जो ब्रोकन पीस थे दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाउस ऑफ प्रियदर्शनी। उसके जो ब्रोकन पीसेस थे वो कहां से बरामद हुए? उसके जो टूटे हुए टुकड़े थे वो कहां से बरामद हुए? प्रियदर्शनी के घर से। ओके, ठीक है जी। सो नाउ अब वाइजर और उस हेलमेट पे भी पंच मार्क्स थे, उस हेलमेट पे भी पंच मार्क थे। सिंपल सी बात है, आप किसी को हेलमेट से मारेंगे तो उस हेलमेट पे भी एक बल्ज क्रिएट होगा, देयर विल बी डेंट विल बी क्रिएटेड ऑन दैट हेलमेट। एंड आल्सो पुलिस फाइंड एन इंजुरी इन हिज राइट हैंड। राइट हैंड में जो संतोष सिंह का राइट हैंड है उसमें उसको इंजुरी हुआ था, उसका माइनर फ्रैक्चर था। तो पुलिस आस्क्ड कि आपको ये कैसे लगी? तो इस साइड मैं बाइक से गिर गया था, तब मुझे लगी है। ओके, सो सारे जितने भी सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, क्या इशारा कर रहे हैं? दैट देयर कुड बी ए हायर चांस कि संतोष सिंह वहां पे था एंड ही कमिटेड दैट रेप एंड मर्डर। उसने ये ऑफेंस किया है। ऑलराइट, सो इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बाद की जो इन्वेस्टिगेशन थी, संतोष सिंह के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होती है एंड द ट्रायल बिगिंस। अब ट्रायल में वो ये कहता है, ये प्ली लेता है, प्ली ऑफ एलिबाई लेता है। ओके, उसके बाद फिर वो ये बोलता है कि मैं वहां पे नहीं था। एंड वन मोर थिंग वाज देयर जो मैं बताना भूल गया, कि जो उसका वाइजर था हेलमेट का, द कैंटीन बॉय, जब वो सुबह सुबह कॉलेज में था, इन संतोष सिंह जब सुबह कॉलेज में आया था टू ये प्रियदर्शनी की रेकी करने के लिए, तो कैंटीन बॉय सॉ हिम। द कैंटीन बॉय टोल्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द पुलिस ऑफिसर कि उसके हेलमेट में वो वाइजर था। उस टाइम पे उसने देखा था, कैंटीन बॉय ने उसके हेलमेट में वाइजर देखा था ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम व्हेन ही वाज इन द कैंपस। जो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी कैंपस में था, तो उसने वाइजर के हेलमेट पे अटैच देखा था, जो बाद में टूट गया। एंड दैट ब्रोकन पीस वेर फाउंड फ्रॉम द हाउस ऑफ प्रियदर्शनी मट्टू। ओके, तो क्या ये फैक्ट्स काफी नहीं है? आरंट द फैक्ट्स आर इनफ टू प्रूव द गिल्ट? तो
जो लोअर कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट ने संतोष सिंह का जो कन्विक्शन है वो शायद नहीं हुआ था। ही गॉट आउट ऑन द बेल, और आई थिंक उसका कन्विक्शन प्रूव नहीं हुआ था। बट आफ्टर सम टाइम, आई थिंक 10 या 4-5 साल बाद में हायर कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो ये केस एक लैंडमार्क डिसीजन था। दिस वाज ऑन द फैक्ट्स इन रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू के लिए हमने इस केस को पढ़ा। तो अब आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। ये देखिए, ये केस काफी लंबा चला था। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस होती क्या है। अब देखिए इस केस में कितने सारे फैक्ट थे, हेलमेट का टूटना, हेलमेट पे पंच मार्क, ये सब वगैरह इस केस में थे। तो अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट्स नहीं होता, फॉर एग्जांपल अब जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं ये मर्डर, किसी को भी मारना है इज अ मर्डर, बट इट डिपेंड्स कि आपने किस इंटेंशन और मोटिव से उसे मारा है। इंटेंशन प्लस मोटिव, ओके। तो द इंटेंशन, इसमें भी डिफरेंस होता है। इंटेंशन वाज कि आपने किस इंटेंसिटी से मारा है, 4 बार चाकू मारा है कि 5 बार चाकू मारा है, ओके, ये इंटेंशन में कवर अप होता है। मोटिव ये होता है कि मुझे मारना है, ओके। मोटिव इज कि मैं कैसे भी मारूं, कि मुझे मारना है जहर देके, बट इंटेंशन इज कि कैसे मारना है, व्हाट्स द प्रोसीजर ही इज गोना फॉलो इन दैट केस। सो इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने किसी को धक्का दिया और वो मर गया, उसका मोटिव नहीं था मारना, बट इंटेंशन क्या था, धक्का देना, विच कॉज हिम टू मर्डर। तो इसमें कोर्ट फैक्ट्स को नोट करती है कि फैक्ट्स क्या है। क्वांटम ऑफ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स, कि एक कल्पेबल होमिसाइड का केस बनेगा या फिर ये मर्डर का केस बनेगा, लेमन टर्म्स में, कि वास्तव में उसका क्या इरादा था उसको मारने का। अगर इरादा नहीं था तो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा। दैट विल बी काउंट अंडर द कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये केस बन सकता है, ये चार्जेस पे लग सकते हैं। तो फैक्ट्स ये डिसाइड करते हैं कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस डिपेंड, कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब उसको सजा कितनी मिलेगी, ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स प्योरली अपॉन द फैक्ट। आई होप यू आर गेटिंग। अब देखिए टाइप्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल फैक्ट, इसमें एक एग्जांपल मैं ले ही देता हूँ। मान लीजिए एक ये सोनू है, इसने, इसकी थोड़ी आर्गुमेंट हो गई, ओके, इसने इसको धक्का दे दिया एंड ये एक पत्थर था यहाँ पे, तो ये मर गया इस पत्थर से टकरा के। तो क्या ये मर्डर होगा, क्या ये मर्डर होगा? आंसर इज नो, क्योंकि इसका मोटिव नहीं था। मोटिव वाज नॉट देयर टू मर्डर हिम, बट उसका ग्रीवियस हर्ट का मोटिव था, उसको चोट पहुंचाने का। तो इसमें कल्पेबल होमिसाइड आएगा। ऑन दी अदर हैंड इस संतोष सिंह केस में जो हुआ है, इट इज ए मर्डर, इट इज अ प्लान with intention, with motive. It is all counted under the murder. Just 302 in Evidence Act. इस मैंने 302 इसलिए लिखा है कि बिकॉज he was charged with this 302 IPC. 302 IPC इस पे लगा था, ओके, एंड he was sentenced to the life imprisonment. इसकी सजा कम्यूट हो गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो गई थी, एंड बट द हायर कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बजाय इसको डेथ पेनल्टी की सजा दी थी, which later commuted into the life imprisonment. तो ये तो हो गया मर्डर, कि आपने प्लान करके, सोची समझी साजिश करके, एक सही समय पे, सही मौके पे यू किल्ड हिम, सो दैट्स अ मर्डर टिपिकली। तो इसमें फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैक्ट्स जो प्रूव हो जाते हैं, फैक्ट्स विच बिकम रेलिवेंट, बहुत बाद वाली स्टेज पे वो क्या बन जाते हैं, एविडेंस, स्ट्रॉन्गर एविडेंस, ओके। टाइप्स की बात करते हैं, मेंटल एंड फिजिकल फैक्ट्स। अब मेंटल फैक्ट क्या है? देखिए मेंटल फैक्ट वो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आई एम टीचिंग, मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं हो सकता है कि मैं खराब पढ़ाऊं जानबूझ के, ओके, मेरे व्यूज आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, आ नहीं रहे, बट
देयर इज अ हाई चांस कि मैं खराब पढ़ाना शुरू कर दूं। दैट इज अ मेंटल फैक्ट कि मैं दिमागी स्तर पे क्या प्लान कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। अनदर थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी व्यक्ति वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, ओके, तो ये मेंटल फैक्ट में काउंट हुआ कि वो अपने मेंसरी, अपने मेंटल लेवल पे वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। सेकेंडरी इज फिजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट्स में क्या आता है कि वो क्या कर रहा है, उसने मटेरियली क्या किया। अब संतोष सिंह ने क्या किया था फिजिकल फैक्ट में? ही मर्डर्ड प्रियदर्शिनी। ओके, अब इसमें फैक्ट्स क्या आते हैं? दैट हीटर वायर, उसने हीटर वायर से उसे चोक किया, नंबर वन। और उससे पहले उसके हेलमेट में वाइजर नहीं था, ये भी एक फैक्ट है, इट्स अ रेलिवेंट फैक्ट। थर्ड, दिस संतोष सिंह गाय, ये संतोष सिंह ने इसको चेस किया, ओके। तो ये सब क्या है? फिजिकल फैक्ट, वेयर ह्यूमन बीइंग इज एक्टिंग फिजिकली, मटेरियली, तो ये हो गए फिजिकल फैक्ट। अब मेंटल फैक्ट में ये भी आपका इंटेंशन जो होता है, ये भी मेंटल फैक्ट में आता है। इंटेंशन जो होता है वो भी मेंटल फैक्ट में आता है कि आपने उसको 5 बार चाकू मारा या 4 बार मारा या 10 बार मारा जिससे वो मर जाए। मतलब जो नफरत है वो बाहर निकल के कितनी आ रही है, दैट इज मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट में आपने उसे मारा, जहर दे दिया, बट विद अ मोटिव और इंटेंशन टू किल हिम, ओके। सो इंटेंशन और मोटिव में ये मोटा मोटा डिफरेंस होता है। तो यहाँ बात करी हमने मेंटल एंड फिजिकल फैक्ट्स की। अब देखिए एक बात करते हैं लीगल फैक्ट्स की, लीगल एंड लॉजिकल फैक्ट्स। इन ए नटशेल, अगर एक फैक्ट विच इज लॉजिकली करेक्ट बट लीगली इट इज रॉन्ग, इट कैन नॉट बी एडमिसिबल, वो एडमिट नहीं हो सकता। बट इफ फैक्ट इज लीगली करेक्ट एंड लॉजिकली इनकरेक्ट, इसकी भी चांस बहुत कम है एडमिट होने के। बट देयर इज अ फैक्ट, इफ इट इज लीगली करेक्ट एंड लॉजिकली करेक्ट देन इट इज एडमिसिबल, ये एडमिट हो जाता है, ओके। आगे चलते हैं। सब टाइप्स रैली, अब देखिए हमने पढ़ा, इधर मैं बना देता हूं। हमने पहले पढ़ा फैक्ट्स, उसमें मेंटल, फिजिकल। अब इसमें भी सब टाइप हम देखेंगे कि फैक्ट्स इन इश्यू FII एंड रेलिवेंट फैक्ट, ओके। अब देखिए रेलिवेंट फैक्ट इस स्टोरी में क्या थे? रेलिवेंट फैक्ट इस स्टोरी में ये थे, नंबर वन, दैट ए कंप्लेंट वाज फाइल्ड, कंप्लेंट जो थी वाज फाइल्ड अगेंस्ट होम? संतोष सिंह, ओके, नंबर वन। नंबर सेकंड रेलिवेंट फैक्ट वाज, जो गार्ड ने उस संतोष सिंह को जाते हुए देखा, गार्ड सॉ संतोष सिंह। नंबर थर्ड रेलिवेंट फैक्ट इज व्हाट? दैट संतोष सिंह इंसिस्टेड, संतोष सिंह ने उस लाइब्रेरियन को कहा कि टाइमिंग जो है मेरी वो पहले की डाल दो, कि मैं पहले से यहाँ हूँ, इन ऑर्डर टू प्रूव द एलिबाई, टू टेक ए डिफेंस ऑफ एलिबाई। उसको मालूम था कि पुलिस इंक्वायरी करेगी, तो याद कि आप मेरा जो रजिस्टर है, लाइब्रेरियन को बोला जबरदस्ती, बट उसने ऐसा किया नहीं कि 6:30 बजे का टाइमिंग डाल दो। आई थिंक 6:30 बजे का था, केस में जब लिखा हुआ है एक बार देख लीजिएगा, मे बी आई कुड बी रॉन्ग। सो रेलिवेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो सब ये वाले थे, इफ यू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर केस। बट रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट्स इन इश्यू में डिफरेंस क्या होता है? देखिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि रेलिवेंट फैक्ट जो होते हैं, रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट्स, दे कॉन्स्टिट्यूट्स, ओके। देखिए मान लीजिए ये एक फैक्ट है और ये फैक्ट नंबर 1 है और ये फैक्ट नंबर 2, ये प्रोसिक्यूशन है, ये डिफेंस है। मतलब ये इसने लेमन टर्म में समझते हैं, ये आरोप लगाने वाला है और ये आरोपी है। ये अभी तक डिसाइड नहीं हो जिस पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो ये वो व्यक्ति है। इट्स प्रोसिक्यूशन एंड इट इज डिफेंस। प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है कि तुमने ये क्राइम किया है, क्राइम किया है। डिफेंस ये कह रहा है मैंने ये क्राइम नहीं किया। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट
और एनी फिजिकल और मेंटल फैक्ट, उसको प्रूव या डिसअप्रूव करना, दैट इज डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द रेलिवेंट फैक्ट्स। ये रेलिवेंट फैक्ट, ये जो रेलिवेंट फैक्ट है, ये इससे ये प्रूव होता है कि मर्डर किया है कि नहीं किया। फिर से एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, ये एक सोनू मैं बना देता हूँ यहाँ पे, यहाँ ये मोनू है। अब मोनू का ये कहना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट वाज इन एग्जिस्टेंस, बट सोनू इज टेलिंग देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये असर्ट कर रहा है और ये डिनाई कर रहा है। ये F1 को बोल रहा है कि फैक्ट 1 वाज इन एग्जिस्टेंस एंड फैक्ट 2 इज सोनू इज टेलिंग दैट नॉन एग्जिस्टेंस। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट जो था, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पर किसी के साइन थे, या फिर क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त कोई विटनेस था, कोई विटनेस था, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो किस डेट को हुआ था, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हुआ था कि नहीं हुआ था, डॉक्यूमेंटेड हुआ था कि नहीं हुआ था, उसकी कोई कॉपी है या नहीं। सो ये सब क्या होंगे, ये सब रेलिवेंट फैक्ट होंगे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट वेदर द फैक्ट 1 और फैक्ट 2 एग्जिस्ट और नॉट, कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट था भी या नहीं था। ओके, ऑलराइट, अब देखते हैं इस पे। सो रेलिवेंट फैक्ट्स आई होप आपको समझ में आ गए, एंड ऑल दोज रेलिवेंट फैक्ट्स जो सेक्शन 6 टू 55, सेक्शन 6 टू 55 ऑफ एविडेंस एक्ट में फॉल करते हैं, दोज ऑल आर दी रेलिवेंट फैक्ट्स। ऑल्सो आप इररेलिवेंट फैक्ट्स पे भी जो एविडेंस दे सकते हैं, बट उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो हियर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्ट इन इशू। अभी हमने देखा one party, see that this statement is gonna help you in the main answer. One party asserts the liability of the other party and the other party will deny that liability. एक पार्टी असर्ट कर रही है एंड अदर पार्टी इज डिनाइंग दैट लाइबिलिटी। वही मर्डर की कि आपने मर्डर किया है, मैंने मर्डर नहीं किया, दो पार्टीज उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, दैट इज फैक्ट्स इन इशू। कि जो फैक्ट्स हैं कि इशू में कौन कौन से फैक्ट है, कि एक इशू है उसमें फैक्ट कौन कौन से हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट्स इन इशू, FII। सो F1 मान लीजिए फैक्ट नंबर 1 एंड फैक्ट नंबर 2, ये मैं मान लेता हूँ ये FII है, फैक्ट इन इशू 1 एंड फैक्ट इन इशू 2। दे आर सराउंडेड बाय रेलिवेंट फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट्स, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड सिमिलर विद दिस फैक्ट इन इशू is also surrounded by relevant facts if there is an existence relevant facts। तो इस तरह उसका डायग्राम बनेगा in order to prove the fact in issue। okay, right, so every fact which establishes existence or non-existence of a liability वही की to the extent of punishment या liability क्या होगी parties की, that is we are here talking about। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद माइंड। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था। अब यहाँ पे आप लोगों ने कोई मिल गया मूवी तो देखी होगी, यहाँ पे ये रोहित है। ओके, दुनिया ऐसी क्यों है माँ। अब रोहित जो है वो ये कहता है कि मैं माइनर हूँ एट द मेंटल लेवल। अब ये बात किसी को नहीं पता दैट ही इज ए माइनर एट मेंटल लेवल, वो किसी को नहीं मालूम, नोबडी नोज दैट। सो नाउ ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ओके विथ, जो भी यहाँ पे भाई साहब थे, ये विलन जो थे यहाँ पे इस मूवी में, ये मान लीजिए बी, नाम नहीं पता मुझे, इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ये बहुत फेमस एक्टर है, काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं। कि रोहित कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पर्सन। अब प्रीति जिंटा जो है यहाँ पे, शी सेज कि रोहित जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, रोहित कैन नॉट डू द कॉन्ट्रैक्ट और कैन नॉट एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, वो अभी बच्चा है। ओके,
अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन से दो फैक्ट स्टैब्लिश हो रहे हैं। नंबर 1, रोहित इज अ माइनर। रोहित इज अ माइनर, रोहित जो है वो नाबालिग है, और हम सबको पता है कि कोई भी नाबालिग किसी के साथ, किसी अडल्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, अडल्ट क्या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। A minor is not entitled to enter into a legal contract. Number 1. Number 2, ये हो गया हमारा फैक्ट नंबर 1. It becomes the fact number 1. The fact number 2 is that Rohit is not a minor. Is not a minor asserted by Mr. B. यहाँ पे ये okay. So these are the two facts. Rohit is a minor or Rohit is not a minor, because the Rohit has entered into a contract with this person, and रोहित इज अ माइनर। जो रोहित माइनर ये कौन कह रहा है? मिस प्रीति जिंटा। रोहित माइनर नहीं है, ये मिस्टर बी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे होगा क्या? अब यहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट्स को काउंट किया जाएगा। रेलिवेंट फैक्ट इन फेवर whether रोहित इज अ माइनर और नॉट, वो माइनर है या नहीं। अब ये देखा जाएगा, इसके फेवर में रेलिवेंट फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाएगा। नंबर 1 कि वो किस क्लास में पढ़ रहा था, क्लास स्टूडेंट, आई थिंक वो 6 में या 8 में था। नंबर 2, वो साइकिल चलाता है, तो बच्चे करते हैं। नंबर 3, दैट ही हैड एन एक्सीडेंट। उसकी माँ का एक मूवी हमने सबने देखी है, दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है व्हाइल शी वाज प्रेग्नेंट। रोहित की माँ जब प्रेग्नेंट थी तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, व्हिच कॉज इंजरी टू हिज ब्रेन, इंजरी टू हिज ब्रेन। So here concluded that the Rohit was not a minor, but he was unsound mind. Unsound mind. Okay. तो ये कंक्लूजन था उस पूरी मूवी में, दैट ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड। बट बाद में ठीक हो जाता है, वो एलियन आके उसको ठीक कर देता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मेरे इस एग्जांपल से आपको कुछ जिस्ट मिला होगा, कुछ समझ आया होगा आई गेस। तो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू ये थे। ओके, आगे चलते हैं। रेलिवेंट फैक्ट व्हिच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्ट्स इन इशू एंड लायबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। लीगल एंड लॉजिकल कनेक्शन helps in proving the liability of parties. Legal and logical connection. Contract is what? Contract क्या है? It's a legal arrangement which facilitates between the two contract person and person who contract with the another one. तो ये लीगल कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, लीगल एंड लॉजिकल कनेक्शन की कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ होगा। अब संतोष सिंह में लीगल एंड लॉजिकल कनेक्शन क्या था? दैट द संतोष सिंह गाय वाज आफ्टर प्रियदर्शनी मट्टू, उसके पीछे लगा हुआ था। दैट वाज अ लीगल कनेक्शन, दैट वाज अ लॉजिकल कनेक्शन। एंड व्हाट द रॉन्ग ही हैज कमिटेड, ही चेज्ड हर, ओके, एंड ही ट्रेसपास द हाउस, उसने हाउस ब्रेक किया, घर में घुसा, एंड ही कमिटेड द रेप एंड मर्डर। ओके, legal and logical connection helps in proving the liability of parties, connecting the dots or fact connected with other facts. हम देखिए यहाँ हमें देखते हैं कि connecting the dots और facts connected with other facts। देखिए मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं इसका। हमें ये मालूम है कि सेक्शन 32, देखिए let me check, 32 है और just 34, just give me a moment, yeah, it is 32, Evidence Act 32 clause 4, Evidence Act, okay, BSME सेम है। 32 is 4, ये क्या बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान ली 32(4) को पढ़िए आप एक बार। केस इन, देखिए 32 क्या है? केस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड। कोई इंसान है जो मिल नहीं रहा या मर गया है, उसने क्या कहा था? उसने रेलिवेंट फैक्ट पर्सन हु इज डेड कैन नॉट बी फाउंड, उसने क्या स्टेटमेंट दिया था? वो एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब मिल तो रहा नहीं है, तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया था? दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेलिवेंट फैक्ट, बट उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, उसके फेवर में भी रेलिवेंट फैक्ट्स देने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ,
इसको आप पढ़िएगा, मे बी उससे थोड़ा समझ आ जाए। ओके, या देखिए गांव के एक सरपंच थे। ओके, एक सरपंच थे, सरपंच, बड़ी बड़ी मूछें। ओके, सरपंच थे। अब सरपंच ने क्या किया, ये एक खेत है और ये एक खेत है, इस दो खेत के बीच में एक रास्ता निकलवा दिया। ओके, अब इस खेत का मालिक था ए और इस खेत का मालिक था बी। ओके, तो सरपंच साहब की डेथ हो जाती है, हिज डेथ, हिज डेथ। उनकी डेथ के 10 साल बाद, 10 years आफ्टर हिज डेथ, ए एंड वर्सेस बी, ए अपनी जमीन को लेके और बी अपनी जमीन को लेके सिविल के मामले में कोर्ट में जाते हैं। एंड दे क्लेम कि मेरी जो लैंड है वो 1 फुट आगे थी, एंड बी ऑल्सो क्लेम्स कि मेरी लैंड 1 फुट आगे थी, ये रास्ता बी के ए के खेत में जा रहा है, एंड ए क्लेम कि ये रास्ता बी के खेत में जा रहा है। अब सरपंच तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, सरपंच साहब तो है नहीं, सो ए विल क्लेम, ए विल से, या ए विल प्रूफ, और आइदर बी विल प्रूव कि ये जो लैंड का बंटवारा हुआ था वो सरपंच ने कराया था। सरपंच ने कराया, अभी कराया था सरपंच ने, ये तो बाद में प्रूव होगा ना, बट फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट कि सरपंच इज डेड। तो पहले इन दोनों को ये फैक्ट वन प्रूफ करने से पहले, फैक्ट वन यहाँ पे क्या है कि जमीन जो है उसकी उसकी पैमाइश को लेके फैक्ट्स एंड इशू है ना, कि जमीन की मेजरमेंट को लेके, दैट इज अ मेन फैक्ट एंड इशू। बट फॉर फॉर टू प्रूविंग दैट, F1 F2 पहले प्रूफ करना पड़ेगा दैट सरपंच इज डेड, ओनली देन इट विल बी रेलेवेंट कि सरपंच की डेथ हो गई, अदरवाइज कोर्ट विल कॉल द सरपंच इटसेल्फ। कोर्ट जो है सरपंच को खुद बुला लेगा कि आप भाई आप ही आके बता दो कि लैंड किसकी थी। तो ए और आइदर बी, उनको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा, फैक्ट टू उनको पहले प्रूफ करना पड़ेगा दैट सरपंच इज नो मोर। उसके बाद ही जो 32(4) है उसमें हम जाएंगे। 32(4) क्या बोल रहा है, देखिए, gives opinion as to public or custom as a matter in general interest with a statement given by opinion of any such person as to existence, the existence of which, if it is existed, comma, he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right or custom or matter had arisen। ये सरपंच वाली स्टोरी 32(4) में बिल्कुल फिट बैठ रही है, बट इसमें शर्त ये है कि मैटर कंट्रोवर्सी से पहले अराइज होना चाहिए, कि सरपंच ने, ऐसा नहीं कि सरपंच मरने से पहले उसको मालूम था कि ये दोनों कोर्ट में जाएंगे तो उसने ये कर दिया, बिफोर द राइजिंग ऑफ द कंट्रोवर्सी। ओके, ऑलराइट, सो हियर वी आर connecting the dots or facts connected with other fact, that is fine। motive is a relevant fact। फिर से संतोष सिंह केस में चलते हैं। मोटिव जो था संतोष सिंह का, दैट विल आल्सो बी काउंटेड एज अ रेलेवेंट फैक्ट। बिना मोटिव के आप गिल्ट कैसे प्रूफ करेंगे, राइट? बिना मोटिव के देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मैंने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया है, आई थिंक इससे पहले वाला, दैट मोटिव वी हैव टू प्रूव फर्स्ट and it will be counted under a relevant fact। Dying declaration can also be a relevant fact, depends on the admissibility under section 136 evidence act। कॉरेस्पॉन्डेंस बी से आप चेक कर लीजिएगा। डाइंग डिक्लेरेशन में कोई इंसान मरने वाला है, पप्पू भैया वाली केस हमने पढ़ा था, इन दैट केस फॉर एग्जांपल अगर आप ये मान लेते हैं दैट पप्पू भैया मरते मरते अपने सर्वेंट को ये बोल जाते हैं दैट दूधनाथ पांडे हैज स्टैब्ड मी, उसने मुझे चाकू मारा है दूधनाथ पांडे ने, सो दैट वुड बी आल्सो काउंटेड अंडर अ रेलेवेंट फैक्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता वो। एंड टू प्रूव दैट जो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट करके फैक्ट्स इन इशू को प्रूव करते दैट यस दूधनाथ पांडे हैज किल्ड द पप्पू भैया। ओके, अब देखिए संतोष सिंह स्टोरी मैंने आपको सुनाई, अब इसमें कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स थे, रेलिवेंट फैक्ट्स इन संतोष सिंह केस। मैंने यहाँ पे कुछ मिटा दिए हैं, जैसे ये वर्ड मैंने मिटा दिए थे, दोबारा से कैसे आ गए, इनको हम मिटा देते हैं, इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। रेप रेलिवेंट फैक्ट था ही,
that his intention was clear. प्रीवियस कंडक्ट भी था ना उसका, प्रीवियस कंडक्ट। अब आप बोलेंगे प्रीवियस कंडक्ट क्या होता है? प्रीवियस कंडक्ट वो पहले कैसे बर्ताव कर रहा था, पहले भी तो वो पीछा कर रहा था, हाँ मतलब देख रहा था, पहले भी ट्राई किया उसने एक दो बार प्रपोज करने का एंड सो ऑन। तो दैट वाज हिज प्रीवियस कंडक्ट, पहले का उसका व्यवहार। सबसीक्वेंट कंडक्ट क्या होता है? बाद का व्यवहार, जी क्राइम करने के बाद या कोई इवेंट होने के बाद उसका कंडक्ट कैसा था, कि मर्डर के बाद फिर वो कहाँ जाके छुपा गया ना लाइब्रेरी, दैट दैट वाज अ कंडक्ट। ओके। circumstantial evidence, death sentence is rape and murder, rape with no evidence, section 313 CRPC। fingerprints is a relevant fact, वहां पे उसके फिंगरप्रिंट भी मिले थे, it's a relevant fact। semen relevant fact। RF शॉर्ट में लिख दो, DNA RF miscarriage, mitigating circumstances relevant fact। रेलिवेंट फैक्ट ये भी है, वो हु कैन डू द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, दिस इज आल्सो द रेलिवेंट। मेडिकल रिपोर्ट हमेशा रेलिवेंट फैक्ट होती है। बट अंडर 136 एविडेंस एक्ट, कोर्ट हैज डिस्क्रिशन, कोर्ट जो है वो ये पूछ सकता है कि क्या जो डीएनए या मेडिकल रिपोर्ट है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। कई बार क्या होता है ना कि इन मेनी केसेस इट हैज बीन फाउंड दैट मेडिकल रिपोर्ट्स वाज, उनसे छेड़छाड़ की गई थी, मेडिकल रिपोर्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क्स, दे हैव बीन क्रिप्टेड, दे हैव बीन एनक्रिप्टेड, जो मेडिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं। एंड द लास्ट डीएनए रिपोर्ट व्हिच इज आल्सो रेलेवेंट, ये सारे रेलेवेंट फैक्ट थे व्हिच कॉन्स्टिट्यूटेड that what was the intention, what was the motive of Santosh Singh, and he had with a strong intention and motive। Admitted facts क्या होते हैं? Admitted facts वो होते हैं जो कोर्ट जिनको एडमिट कर लेता है, कोर्ट जिनको एडमिट, बहुत इजी है, 136 एविडेंस एक्ट सेक्शन। कोर्ट्स ऐसे ही, कोर्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट ऐसे ही एडमिट नहीं करता, इट रिक्वायर्स द रेलेवेंट फैक्ट्स टू बी एडमिटेड। ओके। और उनका एग्जामिनेशन होता है, उनका एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली कोर्ट करता है। So after that, facts gets admitted। What facts shall not be proof? ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो प्रूफ नहीं किए जा सकते? नंबर 1, अब देखिए डाइंग डिक्लेरेशन हमने देखा था, इट कैन बी प्रूव्ड, इट कैन बी एडमिटेड, डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट अंडर 136 सेक्शन एविडेंस एक्ट। बट क्या कन्फेशन जो है, कन्फेशन क्या उसको प्रूव किया जा सकता है? क्या इस पे, क्या इस फैक्ट पे इस फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है कन्फेशन को? नो। Confession is nothing but to admit or to admit his guilt or to admit that what the wrong he has committed। जो गलत एक इंसान ने किया है, accused has committed, वो उसको accept कर ले, that is in a simple term वो एक confession होता है। तो क्या ये कोई fact है? ऐसे तो अगर पुलिस अगर बोल देगी इसने confess किया है, तो क्या वो fact होगा? No। So this is the sole reason why confession is kept out of the purview of the facts। Number 2, privileged communication। privileged communication, मेरी वाइफ मुझसे बोलती है फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कल रात को किसी का मर्डर कर दिया, मेरा उससे डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद अगर मैं ये बोलता हूँ कि उसने ऐसे कहा था कि वो मर्डर करके आई है, मैं ये फैक्ट नहीं बता सकता। दैट कम्स एंड दैट फॉल्स अंडर द कम्युनिकेशन। क्रिमिनल केसेस में ये थोड़ा इस पर रिलैक्सेशन है कि क्रिमिनल केसेस में आपका उस पर आप एविडेंस दे सकते हैं, उस पर आप विटनेस, एज ए विटनेस यू कैन गिव द फैक्ट्स। बट प्रिविलेज कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं लॉयर के साथ कंसल्ट करता हूँ दैट कि मैंने चोरी करवाई थी और मैंने काउंटरफीट करवाया था एंड आई वांट अ डिफेंस ऑन दिस इशू। मैंने नकली नोट बनाए थे और मुझे इस पे डिफेंस चाहिए, एंड दैट कम्युनिकेशन लॉयर जो है ये इट्स फॉल्ट वाज अंडर द प्रिविलेज एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो इन फैक्ट्स पे ये फैक्ट्स कोर्ट में प्रूव नहीं कर किए जा सकते। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत जिस्ट मिला होगा। विच पार्टी विल प्रूव द फैक्ट्स रिलेटेड विद
बर्डन ऑफ प्रूफ। अब देखिए, अब यहाँ पे संतोष सिंह केस में क्या हो रहा था, जो अक्यूज है, अक्यूज अपना डिफेंस के फेवर में क्या क्या देगा, एविडेंस से पहले फैक्ट्स। ओके, तो अक्यूज ने, मैंने बताया था ना कि वो टाइम जो था, उसने टाइम, संतोष सिंह ने टाइम 6:30 बजे का डलवाने की कोशिश करी थी, किससे, लाइब्रेरियन से, इन ऑर्डर टू गेट द प्ली ऑफ एलिबाई, एलिबाई। ओके, एलिबाई लेने के लिए, मतलब वो वहां पे मौका वारदात पे नहीं था। दैट इज इन सिंपल टर्म दैट दिस इज द एलिबाई, नथिंग बट। व्हिच पार्टी विल प्रूव द, अब एलिबाई को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है, संतोष सिंह के ऊपर। ओके, इसको प्रूव करने का बर्डन संतोष सिंह के ऊपर, तो ये फैक्ट जो है, इसका बर्डन दैट विल बी हेल्ड ऑन द संतोष सिंह इटसेल्फ। सो which party will prove the facts, that depends upon the burden of proof, कि burden of proof is keep on shifting, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, कि तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा, तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा। ऑल्सो देयर आर सम प्रिजम्पशंस, कुछ प्रिजम्पशंस भी कोट करता है कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस में या डॉरी केसेस में, 498 वाले केसेस में भी, 498 आईपीसी वाले केसेस में भी कोर्ट कुछ प्रिजम्पशंस हैं, एससी एसटी एक्ट में भी कोर्ट प्रिजम्पशंस होती हैं, बट बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो आइदर पार्टी के ऊपर होता है, एंड आइदर पार्टीज हैज टू गिव फैक्ट्स ऑन द गिवन इंसिडेंट और द फैक्ट्स ऑन द गिवन केस। ऑलराइट, सो ये मैंने, दिस वाज माय ट्राई टू मेक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन facts in issue and relevant facts. One more thing is that relevant facts कभी isolation में नहीं होते. Relevant facts can never be in the isolation. Rather, it is our circumstances and surroundings. Okay. So I hope ये last, इसके बाद भी हम डिस्कस करते हैं. दिस वाज द पार्ट 1 एंड इन द पार्ट 2 विल डिस्कस फर्दर कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन फैक्ट इन इशू में कन्वर्ट हो सकती है या रेलेवेंट फैक्ट, वो हमने इसमें भी देखा था अभी, और इन फर्दर और इसके धागे खोलेंगे. ऑलराइट, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस.